नाज़रीन, जनवरी 1965 सीरिया यानी शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में एक सीक्रेट मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन उरूज पर था। बड़ी खामोशी के साथ शहर का रेडियो, टीवी स्टेशन और मिलिट्री के जो तमाम आलात हैं, ट्रांसमीटर्स हैं, उनको बंद कर दिया गया। सोवियत यूनियन माहिरीन और शामी इंटेलिजेंस और फौज के लोग पूरे शहर में खामोशी के साथ गश्त कर रहे थे और उनके गाड़ियों में सिग्नल ट्रैकिंग डिवाइसेस मौजूद थी। उन्हें एक ऐसे सिग्नल की तलाश थी जो पिछले कई महीनों से इसी शहर से इसराइल को भेजा जा रहा था और उसमें वो खास मालूमात होती थी जो इसराइल और शाम की कशीदगी के दरमियान कोई फैसला कुन किरदार अदा कर सकती थी। अब नाज़रीन, अचानक सिग्नल ट्रैकिंग डिवाइस पर एक नुक्ता, एक पॉइंट जगमगाता है, लेकिन हैरत की इंतहा ये थी कि ये सिग्नल किसी आम इलाके से नहीं बल्कि शाम के सीरिया के बहुत वीआईपी इलाके से ट्रांसमिट किया जा रहा था। और जब फौजी उस सिग्नल का पीछा करते करते उस बिल्डिंग के सामने पहुंचे जहां से वो सिग्नल निकल रहा था, खारिज हो रहा था, तो उनकी सांसें थम गई, क्योंकि वो कुछ दिन बाद मुतवक्के डिफेंस मिनिस्टर, वजीर दिफा का, शामी वजीर दिफा का हल्फ उठाने वाले मुतवक्के वजीर दिफा कामल अमीन साबित की रिहाइशगाह थी और उसी के घर से ये सिग्नल इसराइल को भेजा जा रहा था। अब नाज़रीन, ये जो सिग्नल ट्रैकिंग है, ठीक इसी मुकाम पर ये कोई पहली बार नहीं हुई, बल्कि तीसरी बार मोस्ट कंफर्म करने के लिए इस ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए पता किया गया कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसा मौजूद है जो इसराइल के साथ राब्ते में है और मालूमात को शेयरिंग करता है। अब जब सीरियन फौज ने, शामी फौज ने दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो खुद बजाते खुद कुछ दिन बाद मुतवक्के डिफेंस मिनिस्टर का हल्फ उठाने वाला कामल अमीन साबित बजाते खुद जासूसी के आलात और ट्रांसमीटर्स के साथ इसराइल को मालूमात भेज रहा था। उसे जासूसी के आलात और ट्रांसमीटर समेत उसके कमरे से गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, ये दरअसल कामल अमीन साबित नहीं, ये तो फकत इसका फर्जी नाम था। असल में ये एली कोहन था, मुसाद का एजेंट नंबर 88, और वो शामी हुकूमत और फौज के दरमियान इस कदर मकबूल हुआ कि वो कुछ दिन बाद डिफेंस मिनिस्टर का हल्फ भी उठाने वाला था और उसे नायब सदर तक लगाने की पेशकश की जा रही थी। अब नाज़रीन, इस सारे मंजरनामे का 3 साल बाद जब शाम और इसराइल के दरमियान जंग हुई तो उसमें क्या रोल प्ले हुआ, क्या फैसला कुन चीजें हुई और इस जासूस ने शामी तारीख पर क्या असरात छोड़े, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 60 के दहाई में अरब ममालिक इसराइल को एक हतमी शिकस्त देकर नक्शे से मिटाने का मंसूबा बना रहे थे। अब ऐसे में इसराइल सिर्फ इसी सूरत सर्वाइव कर सकता था कि उसे अरबों की एक एक हिकमत अमली, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पॉलिटिकल कंडीशन और जियोलॉजिकल तमाम की तमाम मालूमात तक उसको रिसाई हो, तभी वो सर्वाइव कर सकता था, ताकि दौरान जंग कम तादाद होने के बावजूद उनको अरबों को डैमेज करने का ज्यादा से ज्यादा मुतबादल रास्ता मौजूद हो। अब ऐसे में मोसाद, जो पहले ही बहुत सारे महाजों पर लड़ रही थी, खड़ी थी, उन्हें दोबारा से रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की फाइल्स को ओपन करना पड़ा, यानी वो लोग जिन्होंने कभी ना कभी मोसाद में काम करने के लिए अप्लाई किया था। अब उन फाइल्स में एक फाइल खुलती है एली कोहन नाम की। ये फाइल बड़ी खास थी। इसमें एक शख्स के बारे में मालूमात थी जो बैक वक्त अरबी, इब्रानी, फ्रांसीसी और कई दुनिया भर की जुबानें न सिर्फ जानता था बल्कि उनके कल्चर के बारे में डिटेल से डीपली उसकी समझ बूझ रखता था। इसके अलावा इसको जो मिजाज था वो काफ़ी दोस्ताना मिजाज था और इसकी शक्ल सूरत अरबों से काफ़ी ज़्यादा मुतासर और मिलती जुलती थी। और एक प्लस पॉइंट ये था कि ये पहले भी मोसाद में ट्रांसलेटर की जॉब कर चुका था। अब एली कोहन को मोसाद के हेड ऑफिस में बुलाया गया और उसे बताया गया कि उसे शाम के अंदर एक बहुत खास इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना है। उसे शाम के सियासी हलकों में दाखिल होकर एक खास पोजीशन तक पहुंचना है और उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ये होगी कि वो एक शामी अमीर, शामी ताजर होगा और पैसे और सरमाए के साथ तुम वहाँ पर अपनी रिलेशन जो है वो अस्तवार करोगे। नाज़रीन, एली कोहन ने इस काम के लिए, इस मिशन के लिए हामी भर ली। उसको 6 माह तक सख्त ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह
खामोशी के साथ, बड़ी खुफिया टेक्निक्स के साथ पिक्चर्स को लिया जाता है, नक्शों को पढ़ा जाता है, सिचुएशन को हेडक्वार्टर तक पहुंचाया जाता है, ट्रांसमीटर्स को कैसे खुफिया तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सो ये वो सारी जो ट्रेनिंग थी, उसके बाद एली कोहन अब मिशन के लिए पूरी तरह तैयार था और उसका पहला मिशन जो था वो था अर्जेंटीना के अंदर शाम का सफारत खाना, क्योंकि वहां पर एक जनरल जिला वतनी की जिंदगी काट रहा था और शाम के सियासी हलकों के अंदर उसका काफी असर रसूख था। जनरल अमीन अल हाफिज वो अर्जेंटीना के सफारत खाने में मौजूद थे और एली कोहन कामल अमीन साबत के नाम से बैकग्राउंड के अंदर उसका एक टेक्सटाइल बिजनेस है और वो शाम का रिहायशी है। एक फेक शनाख्त के साथ वो अर्जेंटीना के सफारत खाने में दाखिल होता है और वहाँ पर वो महंगे तोहफे ताइफ देकर पार्टियों में शिरकत करके और अपने दोस्ताना मिजाज की वजह से बहुत जल्द शामी सफारत खाने के अंदर अपने ताल्लुकात को बहुत क्लोज कर लेता है लोगों के साथ। और यहीं पर उसकी जिला वतनी काट रहे जनरल अमीन अल हाफिज से मुलाकात होती है और जनरल अमीन अल हाफिज उसका बहुत जल्द एक क्लोज फ्रेंड बन जाता है, क्योंकि दोनों के जो इंटरेस्ट थे वो बहुत कॉमन थे, यानी शामी सियासत और वहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, दोनों की बाहम दिलचस्पियाँ उसमें काफ़ी थीं और यूँ दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब 1962 में जब जनरल अमीन अल हाफिज वापस शाम के अंदर उतरते हैं, शाम वापस आते हैं, तो उस वक़्त अच्छी खासी कामल अमीन साबत की, जो कि असल में एली कोहन था, उसकी शामी सियासी हलकों में और फौजी हलकों के अंदर अच्छी खासी लॉबिंग जनरल अमीन अल हाफिज खुद ही कर चुके थे। वो बता चुके थे कि एक बहुत ज़हीनो वतीन और सियासी समझबूझ रखने वाला एक शख्स कामल अमीन साबत हमारे साथ मौजूद है, उसका टेक्सटाइल का इंटरनेशनली बिजनेस है और वो हमें सियासत के अंदर काफ़ी फ़ायदा भी दे सकता है। अब 1962 में जनरल अमीन अल हाफिज आते हैं और उसके कुछ ही हफ्तों बाद कामल अमीन साबत, जो कि एली कोहन थे दरअसल, वो भी शाम की सरजमीन पर लैंड करते हैं और वहाँ के हुकूमती ओहदेदार और फौजी लोग उसको एयरपोर्ट से बाकायदा रिसीव भी करते हैं। अब यहाँ से नाजरीन कहानी काफ़ी दिलचस्प हो जाती है। कामल अमीन साबत ने शाम आने के बाद दिमिश्क में मिलिट्री हेडक्वार्टर के सामने एक आलीशान रिहाइश गाली और वहाँ पर उसने पैसे की बोरियां खोल दी। बैकग्राउंड के अंदर उसने शाम के अंदर भी टेक्सटाइल का बाकायदा बिजनेस शुरू किया जिसको मोसाद कंट्रोल कर रही थी और उसकी रहायश गाह में पैसों की बोरियां खुल चुकी थीं। वो आए रोज वहाँ पर पार्टियां करता, हुकूमती और मिलिट्री के ओहदेदारों को, लोगों को वहाँ पर बुलवाता, शराब और शबाब का एहतमाम होता। गर्ज वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती जो आपने एपिस्टीन फाइल्स के अंदर पढ़ी हैं। और यूं वो दोस्ती और ताल्लुकात में वहाँ तक पहुँच गया जहाँ पर उसको मिलिट्री के अंदर की मालूमात और हुकूमती ओहदेदारों के जो ख़ास फैसले होते हैं, खुफिया फैसले होते हैं, वो सारी मालूमात उसको मिलने लगी। और बसा औकात उसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती जिस तक पहुँचने के लिए एक जासूस सालों मेहनत करता है, वो खास मालूमात, इंफॉर्मेशन भी उसकी टेबल पर पहुँचने लगी। ये एक जासूस की जिंदगी का सबसे कामयाब तरीन और ख़ास लम्हा होता है। अब 1963 में जनरल अमीन अल हाफिज शाम के सदर बनते हैं और सदर बनते ही वो अपने उस दोस्त को याद करते हैं जो जिला वतनी की ज़िंदगी में उसका बहुत करीबी साथी था, यानी कामल अमीन साबत को वज़ीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर बनाने की पेशकश होती है और बसा औकात काबीना के अंदर उसको नायब सदर लगाने की बात भी चल निकलती है। अब नाज़रीन यहाँ पर स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। जनरल अमीन अल हाफिज के सदर बनते ही कामल अमीन साबत को एक रिकमेंडेशन लेटर मिलता है जिसके ज़रिए वो शाम की किसी भी मिलिट्री बेस का आसानी के साथ दौरा कर सकता है। वो सरहदी इलाकों के उन बंकर्स और तोपखानों तक जा सकता है जहाँ पर आम फौजी या आम शायद अफसरों को भी जाने की इजाज़त ना हो। इसके अलावा वो मिलिट्री की उन मीटिंग्स में बैठ सकता है जिसके बारे में आम जो फौजी होता है, वो स्ट्रक्चर होता है, वो नहीं जानता होता। तो गर्ज इस रिकमेंडेशन लेटर के मिलते ही उसने अपने दौरे शुरू किए और एक एक बंकर, एक एक हथियार और एक एक स्ट्रेटजिक लाइन को कामल अमीन साबत बगौर देखने लगा और उसको अपने जहन नशीं करने लगा। और फिर ये सारी की सारी मालूमात वो रात के किसी पहल ट्रांसमीटर के ज़रिए इसराइल को भेज देता। अब इसराइल की आंख शाम के बहुत अंदर तक मौजूद थी, उनकी शह रग तक मौजूद थी और एक एक उनकी शाम की सांस गिन रही थी।
اب ایسے میں کامل امین ثابت جو ہے وہ گولان کی پہاڑیوں کا دورہ کرتا ہے ملٹری کے لوگوں کے ساتھ. وہ اس لوکیشن پر جاتا ہے اور یہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف شامیوں کا ایک ناقابل تسخیر دفاع موجود ہے. چوکیوں کا، بنکرز کا، توپ خانوں کا یہاں پر ایک وسیع جال بچھا ہوا ہے. اور یہ وہ لوکیشن ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر اسرائیل کو بہت کم وسائل اور کم ٹائم کے اندر اچھا خاصا گولان کی پہاڑیوں سے ڈیمیج کیا جا سکتا ہے. اور یہاں کھڑے ہو کر کامل امین ثابت نے ملٹری حکام کو ایک مشورہ دیا جو بعد میں بہت مہنگا پڑا. اس نے کہا کہ یہاں پر گولان کی ان چوکیوں پر، بنکرز پر سائے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. اب جہاں جہاں پر بنکرز موجود ہیں، جہاں جہاں پر ملٹری کے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے آرام خانے ہیں، توپ خانے ہیں، بہتر ہے کہ وہاں پر سفیدے کے درخت لگا دیے جائیں تاکہ فوجیوں کو ایک اچھا اور ٹھنڈا سایہ میسر ہو سکے. اب شامی حکام نے یہ مشورہ مان لیا اور گولان کی پہاڑیوں پر جہاں جہاں پر توپ خانے اور بنکرز موجود تھے وہاں پر سفیدے کے درخت لگوا دیے. اور پھر 4 سال بعد جب شام اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو پھر یہ سفیدے کے درخت اسرائیل کے لیے ایک ٹارگٹ یا ہدف کے طور پر کام آئے، کیونکہ کامل امین ثابت یعنی ایلی کوہن نے اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ جہاں جہاں پر سفیدے کا درخت موجود ہو وہ لوکیشن بہت اہم ہے، وہاں پر آپ کا ٹارگٹ ہٹ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ شام نے عرب ممالک کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ اسرائیل کا دریائے اردن کا پانی جو اسرائیل کی طرف جاتا ہے اس کو بند کر دیا جائے، اس کے اوپر ڈیم بنا کر، کسی خفیہ جگہ پر ڈیم بنا کر اس پانی کو موڑ دیا جائے. اور پھر کامل امین ثابت جب ڈیم پوری طرح تیار ہو گیا تو وہاں پر اس نے دورہ کیا اور اس کی پوری معلومات اس نے اسرائیل کو فراہم کر دی. اور کچھ ہی دنوں بعد اسرائیل کے فائٹر پائلٹس نے وہ ڈیم پوری طرح تباہ کر دیا. اب ناظرین، اس کے علاوہ بھی اسرائیل ایسے اقدامات تیزی سے کرنے لگا جس سے شامی فوج کو معلوم ہوا یا شک ہوا کہ ان کی ہر حکمت عملی کے متبادل اسرائیل کچھ نہ کچھ کرتا جا رہا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کی آنکھ اور کان یہیں کہیں ہمارے درمیان موجود ہے. اور یہ شک کئی اور موقعوں پر بھی بہت گہرا ہوتا گیا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شامی اعلیٰ عہدیداروں کے اندر یا ملٹری کے اندر موجود اس جاسوس کو جو اتنی کلوز ترین معلومات اسرائیل کو فراہم کر رہا ہے اس کو پکڑا کیسے جائے. تو پھر ایسے میں سوویت یونین نے شامی حکومت کی مدد کی. انہوں نے خاموشی کے ساتھ آ کر دمشق کے پورے شہر کو سگنل فری کر دیا اور اس کے بعد پھر سگنل ٹریکنگ مشینوں کے ذریعے اس جاسوس یعنی ایلی کوہن جو کہ کامل امین ثابت کے نام سے یہاں موجود تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا. اب ناظرین، جب اس کو گرفتار کیا گیا اور جنرل امین الحافظ کو بتایا گیا کہ آپ کا بہت قریبی دوست اور ساتھی دراصل ایک یہودی جاسوس ہے اور اسرائیل کی موساد کے لیے کام کرتا ہے، اس کا اصل نام ایلی کوہن ہے، یہ سننے کے بعد جنرل امین الحافظ سخت صدمے میں چلے گئے اور ایلی کوہن کے اوپر کافی تشدد بھی ہوا، لیکن اس نے کسی بھی قسم کی اسرائیل کے بارے میں معلومات دینے سے انکار کر دیا. حالانکہ اس دوران اسرائیل نے بہت کوشش کی کہ ایلی کوہن کو آزاد کروایا جا سکے، چھڑوایا جا سکے. انہوں نے پیسوں کی آفر کی، فوجی امداد کی، ہتھیاروں کی انہوں نے آفرز کی، کافی آفرز کی، لیکن شام نے فیصلہ کر لیا کہ اس بندے کو واپس نہیں جانے دینا. اور یوں 18 مئی 1965 کو اس بندے کو دمشق کے عین مرکز میں شہر کے اندر اس کو سر عام پھانسی لگا دی گئی اور اس کے وجود کے اوپر ایک کپڑا ڈالا گیا جس کے اوپر اس کا جرم واضح الفاظ میں لکھا گیا تھا. اب اسرائیل جو ہے وہ اس بندے کو کنگ آف سپائز کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہیرو ہے. اور پھر اسرائیل کے اس ہیرو نے اپنی موت کے 2 سال بعد وہ اثر دکھایا، وہ رزلٹ دیا کہ 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ میں عرب اپنی متحدہ قوت ہونے کے باوجود بری طریقے سے ہار گئے. اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی جو طاقت ہے ناظرین وہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہے. ماضی کے اندر جاسوسی کے نظام میں جو سب سے زیادہ تگڑی فوج تھی وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس تھی. سلطان ایوبی کے بعد کبھی بھی مسلمانوں نے اس لیول کی انٹیلیجنس ایجنسی کبھی نہیں بنائی. اور اب اس کے بعد کفار کی طرف سے اب کبھی لارنس آف عربیہ تو کبھی ایلی کوہن جو ہے کامل امین ثابت بن کر آپ کو وہاں سے ڈیمیج کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایک پرسن، ایک شخص آپ کی پوری امپائر کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. تو ناظرین، یہ علم، معلومات اور جستجو کی کمی ہے. اپنے اصل کام میں
دلچسپی کی کمی ہے۔ تو ناظرین، امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا بہت سارے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کے نیچے اپنا کمنٹ آپ ضرور کیجیے گا۔